अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 भूगोल विषय के विद्यार्थी हैं या फिर एनसीईआरटी से भारत के किसी भी राज्य या सेंट्रल बोर्ड से आप अध्ययन कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 12 भूगोल विषय के जो अध्याय संख्या 2 है, मानव भूगोल वाली आपकी बुक है, उसका अध्याय संख्या 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे, यानी उत्तर के साथ इन प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी पुख्ता होगी। जैसे कि जहां कहीं भी राजस्थान जैसे राज्यों में अगर अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है तो उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण है और आपकी वार्षिक परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ये दूसरा पार्ट है, इसका पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, उसे नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और इसके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट भी है, भूगोल कक्षा 12 भूगोल के नाम से या कक्षा 12 ज्योग्राफी इस नाम से है, तो उसमें जाकर के आप देख लीजिए और वहाँ से आपको सारे और भी वीडियोज़ हैं वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। इसके अलावा इतिहास विषय और जो हिंदी वगैरह है उनसे संबंधित भी कुछ चीज़ें अपलोड है, मॉडल पेपर्स अपलोड है, उनको भी आप चैनल पर जा कर के ज़रूर देखें और अपना जो अध्ययन है उसको उत्तरोत्तर जारी रखें। आपको बहुत ही अच्छी यहाँ जानकारी मिलने वाली है। इतिहास विषय के तो काफ़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सारे अध्यायों को व्याख्या के साथ समझाया हुआ है, उनको चैनल पर जाकर के आप जरूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थियों, मैं हूँ अशोक कुमार और आपका आपके अपने परिवार स्टडी 58 में स्वागत है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक कमेंट भी करना जरूर आप, और कमेंट जरूर करना, कमेंट बिना तो बात ही नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो जैसा भी हो आप प्रतिक्रिया जरूर दें, उससे हमारा क्या होता है, मोटिवेशन क्रिएट होता है। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, किस वर्ण से नहीं वर्ण केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत बनता है, ये कथन किसका है। तो आपको इसका जवाब देना, वैसे मैंने इनका सारा उत्तर साथ में लिख रखा है, तो ये राल्फ वाल्डो इमर्सन का है कथन। दूसरा प्रश्न है, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, ये कथन किसका। तो ये कथन है जॉर्ज बी क्रेसी का। अब की बार मैं आपको पहले प्रश्न दिखाऊंगा, उसके बाद उसका उत्तर दिखाऊंगा। विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत भूभाग पर रहती है। तो विश्व की 90% जनसंख्या है वो 10% भूभाग पर आपके रहती है। क्वेश्चन संख्या 4 है, विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन से हैं। तो आपको यहाँ इसका उत्तर है विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों के आपको यहाँ पर नाम बताने। तो ये देश है चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मेक्सिको। अगला है, लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच में अनुपात होता है, उस अनुपात को क्या कहते हैं। तो उस अनुपात को हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। क्या कहते हैं, उस अनुपात को जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बताने। तो कौन कौन से कारक है, जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, पहला कारक है भौतिक कारक, जिसमें जल की उपलब्धता आती है, भू आकृति आती है, जलवायु और मृदा, यानी जल वहाँ किस रूप में उपलब्ध है, क्या जल आसानी से उपलब्ध है, जितनी जल की आवश्यकता क्या वो पर्याप्त है, वहाँ की भू आकृति कैसी है, वो मैदानी इलाका है कि पहाड़ी इलाका है कि रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ की जलवायु कैसी है, उष्ण है कि आर्द्र है कि उपोष्ण है, किस टाइप की है, वहाँ की मृदा मिट्टी कैसी है, क्या वहाँ की जलोढ़ मिट्टी है या लेटेराइट है, किस टाइप की मिट्टी है, यानी वो मिट्टी उपजाऊ है या नहीं है, ये सारे कारण आते हैं। फिर देखते हैं आर्थिक कारण के अंदर खनिज वहाँ पर क्या है, फिर नगरीकरण, वहाँ कौन कौन से खनिज प्राप्त होते हैं, वहाँ का नगरीकरण किस टाइप का है, वहाँ औद्योगिकरण किस तरीके से हुआ है। तो ये सारे कारण जो क्या करते हैं, इसको प्रभावित करते हैं। अगले सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी जनसंख्या के वितरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 है, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपके सामने आ चुका है कि समय के दो अंतरालों के बीच में एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। दो अंतरालों के बीच में, जैसे हमारे यहाँ 10 वर्ष का लिया गया है, तो 10 वर्ष का जो समय है उस समय के बीच में, जैसे हम देख लेते हैं 1911 से 19
2021 के। तो ये 10 वर्ष का जो समय का अंतराल है, इन अंतराल के बीच में जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है उसे ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसा भी हमारे जनसंख्या वृद्धि जो 2011 की जनसंख्या मान थे, तो ये किसके बीच में, ये 2001 से 2011 के बीच में, और उसके आधार पर ही जनसंख्या का अंदर परिवर्तन हुआ, उसी को ही हम कहते हैं जनसंख्या वृद्धि के नाम से जानते हैं। कितनी है 2011 की जनसंख्या वृद्धि, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। जनसंख्या की वृद्धि दर से आपका क्या आशय, ये जनसंख्या में परिवर्तन हो जो प्रतिशत में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। अगला 9 जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि से आप क्या समझते हैं, नेचुरल जो ग्रोथ। तो किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की क्या कहते हैं, प्राकृतिक वृद्धि। यानी प्राकृतिक वृद्धि बराबर होती है जन्म माइनस मृत्यु। जन्म, कितने लोग जन्म लेते हैं और कितने लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनका अंतर बराबर क्या होती है, प्राकृतिक मृत्यु होती है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि से आप क्या समझते हैं, तो जब ये वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि बराबर क्या हो जाती है, जन्म मृत्यु प्लस आप्रवासन और माइनस उत्प्रवासन। यानी आप्रवासन मैंने उत्प्रवासन को घटाकर फिर इसको जन्म में से मृत्यु को घटा करके उसमें इसको क्या जोड़ लेते हैं, तो उसके बाद में हमें पता चल जाता है कि वास्तविक वृद्धि कितनी हुई। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि से आप क्या समझते हो। तो इसका जो सही आंसर होगा कि जब, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे, कि जब 2 समय अंतरालों के बीच में जन्म दर मृत्यु दर से क्या हो, अधिक हो। क्या पूछा है, जब 2 समय जन्म दर क्या होती है, मृत्यु दर से अधिक हो, या जब अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं तो वो क्या होती है, वो धनात्मक वृद्धि कहलाती है। और जब मृत्यु दर जन्म दर से ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ वृद्धि ऋणात्मक हो जाएगी। तो इसका उल्टा ऋणात्मक वृद्धि का आए तो उसमें आपको लिखना। वैसे ऋणात्मक वृद्धि का यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, तो उसमें हम देख लेते हैं, यदि 2 समय अंतरालों के बीच में जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या की क्या कहते हैं, ऋणात्मक वृद्धि। और जनसंख्या में बढ़ोतरी हो जाए तो उसे धनात्मक वृद्धि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूमध्य सागरीय प्रदेश में अधिक जनसंख्या क्यों पाई जाती है। तो इसका सबसे अच्छा कारण है कि यहाँ सुखद जलवायु है, यानी अनुकूल जलवायु कह सकते हैं। वहाँ की जलवायु क्या है, लोगों के लिए अनुकूलता प्रदान करती है। अगला है 14वां, अफ्रीका का कौन सा खनिज क्षेत्र सघन बसा हुआ, यानी वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। तो कटंगा जाम्बिया जो तांबा क्षेत्र है वो सघन रूप से बसा हुआ है, यानी वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं। 15वां है, जापान का कौन सा औद्योगिक प्रदेश घना बसा हुआ है, यानी जापान में कौन सा औद्योगिक प्रदेश जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वो है कोबे ओसाका औद्योगिक जो प्रदेश है जापान का, वहाँ पर ज़्यादा घना बसा हुआ है। अशोधित जन्म दर को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, तो यहाँ पर प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में उसे क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। 17वां क्वेश्चन है, अशोधित मृत्यु दर को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, तो किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में उसे क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 18, जनसंख्या वृद्धि एवं आर्थिक विकास में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है, तो जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। मतलब जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि होगी तो आर्थिक विकास कम होगा, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो फिर क्या होगा, आर्थिक विकास सब तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर जनसंख्या में कमी होगी तो आर्थिक विकास उतना ही अधिक हो पाएगा, यानी सुविधाएं अधिकतम लोगों को प्राप्त हो पाएगी। तो इसी कारण दोनों में कैसा संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किस महाद्वीप की जनसंख्या लगभग स्थिर हो चुकी है, तो आप जानती हो कि विकसित महाद्वीप कौन सा है, यूरोप महाद्वीप, तो वही है इसका सही आंसर। अगला 20वां क्वेश्चन है, प्रवास से क्या आशय है, तो देखो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने निवास स्थान से स्थायी एवं अस्थायी परिवर्तन को हम प्रवास कहते हैं। जैसे अभी आप देखते हो राजस्थान के बहुत सारे लोग भारत के अन्य राज्यों के अंदर क्या करते हैं, काम धंधे के लिए जाते हैं, अपने व्यवसाय के लिए जाते हैं, अपनी रोजी रोटी जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, जैसे अस्थायी परिवर्तन है तो उसे हम प्रवास कहते हैं। ऐसे खूब सारे लोग हैं जैसे राजस्थान से भी गए और भी जगह, वो क्या करते हैं, जो अपने मूल क्षेत्र को छोड़कर हमेशा के लिए दूसरे क्षेत्र में रहने के लिए चले जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं,
स्थायी कहते हैं, यानी फिर हमेशा के लिए वो उस क्षेत्र के होकर रह जाता है। ऐसे काम धंधे के लिए जाते हैं ना कई सारे लोग, जैसे गुजरात आ गए, महाराष्ट्र आ गए, या साउथ में कहीं चले गए, या उत्तर भारत में कहीं चले गए, या कोई जैसे बाहर से अमेरिका चला गया, इंग्लैंड चला गया और हमेशा वहीं रहना शुरू कर दिया, स्थायी रूप से वहीं रहना शुरू कर दिया, तो वो तो स्थायी हो गया, फिर वो भारत में नहीं आएगा, वहीं अपना रहेगा, फैमिली वगैरह सब वहीं शिफ्ट हो गया। और जबकि कुछ लोग ऐसे सिर्फ काम के लिए जाते हैं और फिर समय अंतराल से वो वापस अपने मूल निवास स्थान पर लौट आते हैं, ऐसे को कहते हैं अस्थायी प्रवास। अगला 21वां है, प्रवास का उद्गम स्थान क्या होता है? तो इसका हम आंसर देखेंगे कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं मतलब जहाँ से वो जिस क्षेत्र को वो छोड़कर जा रहे हैं वह उनका उद्गम स्थान है। यानी जहाँ वो रह रहे होते हैं और उस क्षेत्र को छोड़कर जा रहे होते हैं, तो जिस क्षेत्र को वो छोड़ रहे हैं वही उसका उद्गम स्थान कहलाता है। अगला 22वां है, प्रवास का गंतव्य स्थान क्या होता है? तो जिस स्थान पर प्रतिकर्षक पाए जाते हैं, यहाँ देखो ध्यान रखना, प्रतिकर्षक कारक पाए जाते हैं, उन स्थानों को छोड़कर लोग अपकर्षक कारकों वाले स्थानों की ओर आप्रवासन करते हैं। ऐसे आप्रवासन योग्य स्थल को गंतव्य स्थल कहते हैं। यानी गंतव्य वहां के आखिर लोग जैसे किसी क्षेत्र को छोड़ेंगे तो वो जाएंगे कहाँ? जो उनका जो लक्ष्य अंतिम जहां जिस स्थान पर पहुंचना है उस स्थान को गंतव्य स्थान के नाम से जानते हैं। जैसे आपको जोधपुर जाना है, आप मानो जालौर से रवाना हुए तो जालौर तो आपका उद्गम स्थान है, यानी आपकी रवानगी वाला शुरुआत वाला स्टार्टिंग पॉइंट है। और जबकि आप जोधपुर जाओगे तो जोधपुर आपका गंतव्य स्थल है, यानी वहाँ आपका स्ट्रेट है जहाँ लास्ट आप जाने वाले हो। तो वैसे ही आपको समझना है कि जनसंख्या में परिवर्तन में प्रवास की भूमिका को आपको यहाँ पर समझाना कि जनसंख्या परिवर्तन में जो आप्रवासन होता है उत्प्रवासन होता है उसकी क्या भूमिका रहती है, उसी को हम यहाँ पर समझेंगे। तो प्रवास की प्रक्रिया में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन गंतव्य स्थल और उद्गम स्थल दोनों में होता है। गंतव्य स्थल मतलब जैसे एक व्यक्ति पहले यहाँ पर निवास कर रहा था, मान लो ये जालौर में एक कुछ लोग रह रहे थे और यहाँ वो छोड़कर अब जयपुर चले गए, ठीक है ना। तो जालौर की संख्या मान लो कि वर्तमान में 100 है और जयपुर की जनसंख्या वर्तमान में 1000 है। अब 10 लोग यहाँ जालौर को छोड़कर कहाँ आ गए? जयपुर। तो 10 इसमें से कम हो गए ना, तो जालौर की संख्या अब जनसंख्या कितनी हो गई? 90। जबकि जयपुर में ये प्लस हो गए तो यहाँ पर जनसंख्या बढ़ के हो गई 1010। तो इससे समझना है कि दोनों स्थानों की संख्या में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो जो उद्गम स्थल होता है उसकी जनसंख्या तो कम हो जाती है और जो गंतव्य स्थल होता है उसकी जनसंख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। वही यहाँ कहा गया। इसमें उद्गम स्थल की जनसंख्या क्या होता है? घट जाती है, जबकि गंतव्य स्थल की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, अप्रवासी से क्या आशय है? अब देखो ये भी समझना बहुत जरूरी है। अप्रवासी किसे कहते हैं? उत्प्रवासी किसे कहते हैं? प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, ऐसे प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं और उस नए स्थान के संदर्भ में वो अप्रवासी कहलाते हैं। मान लो आपके परिवार में आप या कोई लोग, जैसे आप यहाँ से राजस्थान छोड़ करके मान लो आप महाराष्ट्र जा रहे हो, तो वो क्या है? अब महाराष्ट्र के लिए आप अप्रवासी हो जाएंगे। यानी जो प्रवासी किसी नए स्थान पर जाते हैं तो उस नए स्थान के संदर्भ में आप क्या कहलाते हो? अप्रवासी कहलाते हो। यानी जिस क्षेत्र को जो छोड़कर दूसरे क्षेत्र पर जा रहा है तो उसे क्या कहलाता है? अप्रवासी कहलाता है। जबकि उत्प्रवासी क्या होता है? प्रवासी जो एक स्थान से क्या कहते हैं? बाहर चले जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उत्प्रवासी के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को अगर आपको समझ में नहीं आया अभी भी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं अलग से आपका जो ये चैप्टर है उस चैप्टर का अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको और भी अच्छी तरीके से इनके बारे में मैं समझा दूंगा कि उत्प्रवासी क्या है, अप्रवासी क्या है। अब अगला है, प्रवास कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है ना। तो स्थायी और अस्थायी, ये तो हो गए दो प्रवास, दो एक तो स्थायी होता है एक अस्थायी, तथा मौसमी। तीसरा प्रकार कौन सा हो गया? मौसमी प्रकार का होता है। जैसे जो भेड़ बकरियां वगैरह चराने वाले यानी पशुपालक वाले लोग होते हैं ना, अधिकतर वो लोग मौसमी प्रवास करते हैं। इसके अलावा खेती बाड़ी करने वाले लोग भी ऐसा करते हैं, है ना। तो
अधिकतर ऐसा लोग जो मौसम के आधार पर होता है। इसके अलावा प्रवास की 4 धाराएं होती हैं। ठीक है, कैसी धाराएं वो यहाँ पर देख लेते हैं। एक तो गांव से गांव की ओर, एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं लोग, गांव से शहर की ओर, गांव को छोड़कर शहर में जाते हैं चाहे रोजगार के लिए किसी और के लिए, नगर से, एक नगर से दूसरे नगर में जाते हैं, है ना, और नगर से गांव की ओर। तो हालांकि नगर से गांव की ओर ये कम ही देखने को मिलता है, लेकिन ये इनके 4 कारक धाराएं हैं, जो 4 धाराएं हमें देखने को मिलती है। अगला 27वां है प्रतिकर्ष कारक क्या है और उदाहरण दीजिए। प्रतिकर्ष कारकों में क्या होता है, देखो जो हमने ऊपर भी पढ़ा था, आपको नहीं समझ में आया कि प्रतिकर्ष कारकों में भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यावरणीय कारकों को शामिल करते हैं। जैसे इसमें उदाहरण भी दिया है बेरोजगारी। अब तो बेरोजगारी का कारण भी होता है ना, या फिर इन्होंने यहाँ पर इन्होंने दे दिया युद्ध, प्रतिकूल जलवायु या उत्पाद, ये सब के बीच में कोमा है, यहाँ भी कोमा है, युद्ध है, प्रतिकूल जलवायु है, उत्कात इसला करती है। अब मतलब देखो लोग क्या करेंगे, अब भौगोलिक कारणों से लोग उस क्षेत्र को छोड़ करके जा सकते क्योंकि वहाँ की जलवायु ऐसी है कि उन लोगों के अनुकूल नहीं है, तो इस कारण लोगों को रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया, लोग खुद वहाँ पर अपने को अनुकूलन नहीं कर पा रहे तो छोड़ के चले जाएंगे। उत्काल इसला करते, जैसे राजस्थान के चंबल नदी घाटी वाला क्षेत्र है, ऐसी जगह है जहाँ की दशाएं मानव के निवास करने योग्य, उनके फसल उत्पादन करने योग्य आदि की योग्य नहीं है, तब वो छोड़ करके चले जाते हैं। इसके अलावा वहाँ बेरोजगारी हो जाती है ज़्यादा, तो इस कारण लोग छोड़कर, या फिर युद्ध की स्थिति हो जाती है, लोगों के सामने जीवन का संकट खड़ा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में लोग युद्ध के क्षेत्रों को छोड़कर, तो ये राजनीति में आ जाएगा, तो ऐसे क्षेत्रों को छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण थे जो इनके समझाने का काम किया कि प्रतिकर्ष कारक बता दिए, भौगोलिक स्थिति के कारण हो सकता है, आर्थिक स्थिति के कारण जैसे बेरोजगारी आर्थिक स्थिति के कारण उत्पन्न हुई, राजनीतिक स्थिति युद्ध या है ना कहीं दंगे वगैरह हो गए तो ऐसी स्थिति में लोग छोड़कर चले जाएंगे, सामाजिक स्थिति के कारण हो जाएंगे, कई बार सामाजिक तनाव भी उत्पन्न होते हैं, सांस्कृतिक स्थिति, धार्मिक, कई सारे लोग आप देखते हैं धार्मिक केंद्रों पर जैसे मथुरा वगैरह है, ऐसे क्षेत्रों में वो क्या करते हैं छोड़ के चले जाते हैं, जैसे मानते कि मथुरा में जाएंगे जीवन अच्छा हो जाएगा, वहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, या ये जो भी लोगों की धार्मिक क्षेत्र से रिलेटेड धारणाएं होती है, तो ऐसी जगहों धार्मिक केंद्र के स्थलों पर लोग जा करके रहने शुरू हो जाते हैं। अगला 28वां अपकर्ष के कारक क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ तो हमने प्रतिकर्ष के कारक देखे, अब यहाँ पर देखेंगे अपकर्ष कारक क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको कर लेता पूरा यहाँ पर ले, ठीक है। अब देखो जो किसी प्रदेश में अन्य प्रदेशों की जनसंख्या को आकर्षित करते हैं, जैसे रोजगार के अवसर होते हैं, राजनीतिक स्थिरता होती है, वहाँ की मृदा उपजाऊ होती है, वहाँ खनिज की दृष्टि से वो क्षेत्र समृद्ध होता है, वहाँ समतल भूमि होती है ताकि वहाँ खेती अच्छी तरीके से हो सके, यातायात के साधन अच्छे हो, अच्छी औद्योगिक वहाँ पर क्रियाएं हो ताकि लोग वहाँ पर जा कर के आकर्षित होकर रहें, यानी इन्होंने जो किसी अन्य प्रदेशों की तुलना को आकर्षित करते हैं। जैसे कि आप देखते हो गुजरात, महाराष्ट्र ऐसे क्षेत्रों में अधिकतर अपने राजस्थान के लोग क्यों जाते हैं, तो उसका कारण है एक तो वहाँ पर राजनीतिक स्थिरता है, वहाँ पर लोगों के सामने रोजगार के अवसर है क्योंकि वहाँ का आर्थिक ढांचा बहुत मजबूत है, वहाँ औद्योगिक इकाइयाँ हैं तो लोगों के सामने बहुत सारे रोजगार के अच्छे अवसर हैं, वहाँ की जो मृदा यानी जो मिट्टी है वो उपजाऊ है, वहाँ अच्छी खेती भी होती है, कई सारे लोग खेती के कारण जाते हैं, अच्छी खेती हो तो औद्योगिक क्षेत्र भी अच्छे होंगे। इसके अलावा वहाँ खनिज, कई क्षेत्रों में आप देखते हो ऐसे क्षेत्रों में लोग जाते हैं जहाँ केवल खनिज का उत्पादन ज़्यादा, उन क्षेत्रों में भी लोग जाते हैं तो खनिज की वहाँ संपन्नता होती है। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ समतल भूमि होती है, खेती के लिए अनुकूल दशाएं होती है, तो ऐसे क्षेत्रों के लोग क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो ये हमने समझ लिया, ये था आपके अपकर्ष के कारण और यहाँ पर हमने उसके उदाहरण भी आगे देख लिए हैं। अगला हम देखेंगे 29वां है जनसंख्या नियंत्रण में परिवार नियोजन की भूमिका का क्या करना, आपको उल्लेख करना है। तो यहाँ पर इसको हम देखेंगे, तो बच्चों के जन्म को रोकना व 2 बच्चों के जन्म में पर्याप्त अंतर रखना, गर्भ निरोधक की सुगमता उपलब्धता व छोटे परिवारों के लिए जन जागरूकता उत्पन्न करना। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आ गई, जनसंख्या नियंत्रण में परिवार नियोजन की भूमिका में आपको होता है कि 2 बच्चों
के जन्म को रोकना। अब बच्चों के जन्म को रोकना यानी जब व्यक्ति क्या होता है, उसको लगता है कि परिवार मुझे सीमित ही रखना, तो बच्चों के जन्म को व्यक्ति कोई साधन अपना कर रोक सकता है। 2 बच्चों के जन्म में पर्याप्त अंतर रख सकता है ना। कई तो जैसे होते हैं कि अगला बच्चा पैरों पर खड़ा ही नहीं होता, दूसरा तैयार हो जाता है। तो जबकि कोई कहते हैं कि भाई 3 साल, 5 साल, 7 साल ऐसे बच्चों के जन्म के बीच में अंतर होते हैं, ताकि अगला बच्चा क्या होता है, विकसित हो। तो ऐसी इसके द्वारा भी परिवार नियोजन को लोग कर देते हैं। गर्भ निरोधक का जो साधन होता है उनका उपयोग करते हैं, जिससे बच्चे पैदा करना रोकते हैं लोग। तो ये तभी होगा जब क्या होगा, इन गर्भ निरोधक जो साधन होंगे और ये जो ऊपर 3 चीज़ें बताएगी, इनकी सुगमता से ये उपलब्धता होगी, यानी लोगों को ये आसानी से उपलब्ध होंगे। और छोटे परिवार के लिए लोगों में जन जागरूकता लाएगी कि छोटा परिवार सुखी परिवार है, उसमें सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो सकती है। जितना ज़्यादा परिवार बड़ा होगा उतनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती और सबको विकास के समान अवसर भी उपलब्ध नहीं हो पाते। ये सारी चीज़ें समझाने की होती है। अगला जो क्वेश्चन संख्या 30वां है, माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत क्या है? तो खाद्य आपूर्ति की तुलना में जनसंख्या की वृद्धि अधिक तेजी से होती है, यानी जितनी खाद्यान्न उत्पन्न ही नहीं होती उसकी तुलना में जनसंख्या। आज देखो भूखमरी की समस्या क्यों हो रही है, इसी कारण तो हो रही है। और जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि में अकाल, महामारियों तथा युद्ध के द्वारा या तो अकाल पड़ जाता है, जैसे राजस्थान में तो होता ही है, या महामारियां जैसे वर्तमान में कोरोना चल रहा है, तथा युद्ध के द्वारा भी क्या होती है, कमी होती है, तथा इससे जनसंख्या के आकार में क्या होती है, तेजी से गिरावट आती है। ठीक है ना। तो इस गिरावट को हम जो माल्थन का जो जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अगला देखेंगे जनसंख्या परिवर्तन के घटक आपको बताना। तो इसमें जन्म है, मृत्यु है, प्रवास है, ये 3 मुख्य रूप से जनसंख्या जो परिवर्तन के क्या होते हैं, घटक होते हैं। अगला प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक आपको बताना है। तो देखो 2 कारक, एक तो प्रतिकर्ष कारक, एक अपकर्ष कारक, जो हमने ऊपर पढ़ चुके हैं। 33वां विज्ञान और प्रौद्योगिकी से किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में सहायता की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर क्या है, मानवीय श्रम यानी जो मानव काम करता है और प्राणी ऊर्जा के स्थान पर भाप के इंजन का प्रतिस्थापन हो गया, यानी जो मानव का स्थान अब किसने ले लिया, मशीन ने ले लिया, स्टीम ने ले लिया, जिससे पवन और जल के लिए यांत्रिक ऊर्जा उपलब्ध करवाई, जिसमें कृषिगत और औद्योगिक उत्पाद में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। अब देखो बढ़ोतरी हो गई तो क्या होगा, इससे जब कृषिगत और औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी हुई तो उससे भी क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि में क्या मिली, बहुत ही सहायता मिली, क्योंकि लोगों के लिए अधिकतम जो उनका पोषण है वो उपलब्ध हो पाया। अगला क्वेश्चन है 34वां, जनांकीय संक्रमण को उपयोग बताइए। तो जनसंख्या का वर्णन करने और भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने में क्या किया, जनांकीय संक्रमण का उपयोग करते हैं। अब देखते हैं 35वां, जनांकीय संक्रमण की कितनी अवस्थाएं? तो यहाँ पर इसकी 3 अवस्था, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसकी 3 है। प्रथम अवस्था बांग्लादेश वर्षावन, द्वितीय अवस्था है आपके पेरू, श्रीलंका और केनिया, तृतीय अवस्था कनाडा, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये जनांकीय संक्रमण की जो 3 अवस्था है, उन 3 अवस्थाएं हमने उसकी देखी और उन 3 अवस्थाओं के अंदर कुछ हमने आगे एग्जाम्पल भी देखे। जैसे प्रथम जो अवस्था बांग्लादेश वर्षावन वाले क्षेत्रों में, द्वितीय अवस्था पेरू, श्रीलंका, केनिया जैसे देशों में, तृतीय जो अवस्था वो कनाडा, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे जो विकसित देश है उन देशों के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं।